नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे ओबेदुल्लागंज, कांकेर और सोसर की और उठाएंगे इन शहरों के प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज की, जहां बेतवा नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। ओबेदुल्लागंज में बेतवा नदी प्रदूषण और अतिक्रमण से अपना अस्तित्व खो रही है। आपको बता दें कि झिरी गांव से निकलकर यमुना में मिलने वाली बेतवा प्रदूषण और अतिक्रमण की चपेट में है। एक और मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से रासायनिक अपशिष्ट, कूड़ा, कचरा पानी वहां छोड़ा जा ही रहा है। दूसरी ओर कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण हो रहे हैं। रहवासी कॉलोनियों के सीवेज के कारण भी नदी का पानी अब जहरीला हो चला है। इससे जलीय जीव बड़ी संख्या में मर ही रहे हैं। पानी बुरी तरह से दूषित हो रहा है। दरअसल मंडीदीप की तमाम औद्योगिक इकाइयां बिना जहां पे ट्रीटमेंट किए गए इन फैक्ट्री के गंदे पानी को सीधा नालों के सहारे इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे सतही एवं भूमिगत जल बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगर गुणवत्ता की बात करें और साथ ही साथ कृषि गतिविधियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर ने 25 नवंबर को संयुक्त जांच दल गठित किया ताकि प्रदूषण की जांच कर 10 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि 25 नवंबर को गठित यह पैनल 3 दिसंबर तक किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं कर पाया, करने पहुंचा ही नहीं। अब साफ जाहिर होता है कि अधिकारी बेतवा की सफाई और संरक्षण के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो ये पौराणिक नदी अब आने वाले वर्षों में पूरी तरह से विलुप्त हो सकती है, जहरीली हो सकती है। ये जल शक्ति विभाग भारत शासन के उसके तहत ये कमेटी गठित हुई है, जिसमें बेतवा के प्रदूषण पे कमेटी गठित हुई है। तो पूरा संयुक्त निरीक्षण होगा और इसके अनुसार पर अग्रिम कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित होगा कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार। इसमें इंडस्ट्री का भी होगा, नगर पालिका से निकलने वाले नाले या जो भी सोर्स हैं जल को प्रदूषित करने वाले, उन सभी पे सही निरीक्षण होगा। बेतवा है, कालिया जोत है, जो भी नदियां हैं हमारे क्षेत्र से निकलती, उनमें कहाँ कहाँ जल रिसाव हो रहा है। मंडीदीप में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, मंडीदीप नगर पालिका और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा चिंता नहीं की जा रही है। जहां एक और जीवनदायिनी बेतवा जो वर्षों से इस क्षेत्र को पानी और सिंचाई की व्यवस्था के लिए बह रही है, उस बेतवा का आज बुरा हाल है। इस बेतवा की सफाई और स्वच्छता के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 लोगों की पैनल बनाई है, जिससे कि बेतवा के अंदर औद्योगिक अपशिष्ट के साथ साथ नगर पालिका से निकलने वाला कचरा और गंदा पानी भी रोका जा सके। लेकिन इस पैनल के बनने के बाद भी अभी तक इस पैनल के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वह दिखा, ये जो नाला है ये बहकर पूरी तरह आकर और बेतवा नदी में मिल रहा है। इस समय हम खड़े हैं बेतवा नदी के किनारे, जो वार्ड नंबर 24 मंडीदीप नगर पालिका के अंतर्गत आता है, ग्राम मंडदेहरी। इस वार्ड से निकलने वाली यह बेतवा नदी गंदे नाले से भी ज्यादा प्रदूषित है। यहाँ पर खड़े रहना भी मुहाल हो रहा है। आदमी यहाँ सांस नहीं ले सकता, इतना गंदा पानी इस गटर के माध्यम से बेतवा नदी में मिल रहा है। जहाँ एक और बेतवा को यमुना की सहायक नदी माना जाता है और यमुना जी में 540 किलोमीटर बढ़ने के बाद ये यमुना जी में मिलती है। बेतवा झिरी गांव से निकली है। रायसेन जिले के झिरी से निकलने वाली यह बेतवा मंडीदीप में आकर इस कदर प्रदूषित हो गई है कि इसका पानी आज हाथ से छूने लायक भी नहीं बचा है। अमित श्रीवास्तव, अनादि टीवी, मंडीदीप। तो चलिए, इसी पर हमारे सहयोगी जो है अमित यहाँ पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, जो बातें आपने बताई, ये जो वार्ड नंबर 24 में जहाँ की तस्वीरें आपने दिखाई, साफ तौर पर मामला निकलकर सामने आ जाता है कि किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। डोमेस्टिक पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मंडीदीप से होकर जब ये नदी गुजरती है, बेतवा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो उद्योग होते हैं तय मानक तय करने होते हैं, चाहे एनजीटी के हो या पर्यावरण मंत्रालय के, और जाहिर तौर पर आप बिना ट्रीटमेंट के पानी डायरेक्टली नदी में नहीं बहा सकते। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि रासायनिक पानी को बेतवा में बहाया जा रहा है? क्या प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हो रही है या फिर शुरुआत से ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया?
बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि मंडीदीप नगर पालिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडीदीप, यहाँ पे क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैठते हैं, लेकिन वह अपने ऑफिस से निकलकर इन उद्योगों का निरीक्षण करना, ईटीपी का सही संचालन करना और पानी के शोधन का निरीक्षण करना, ये काम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण सारा का सारा गंदा पानी नालों के थ्रू बेतवा में आकर मिल जाता है। वहीं नगर पालिका मंडीदीप को पिछले कई वर्षों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये बात कह रहा है कि एसटीपी लगाकर जो भी सीवर का पानी है, जो गंदा नालों का पानी है, उसको ट्रीट करके उसके बाद ही नालों के थ्रू नदियों में छोड़ा जाए। लेकिन ये ना तो इस ओर नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना ही इस ओर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोग ध्यान दे रहे हैं। मेरे साथ इस समय मंडेहरी गांव के प्रधान खड़े हैं, दशरथ मीणा जी। हम उनसे पूछेंगे, ये इनके गांव से ही बेतवा नदी निकलती है, बताएंगे किस तरह की गंदगी इस बेतवा नदी में हो गई है। तो दशरथ जी, आप बताइए कि किस तरह की गंदगी बेतवा में हो गई है, क्या कारण रहा है इसका? कारण तो सिर्फ ये बड़ी बड़ी उद्योग है जिनका पानी बगैर फिल्टर के इस नदी में निकाला जा रहा है। यहाँ से कई 1 किलोमीटर दूर अगर देखो तो पानी की स्थिति बहुत अच्छी है, नदी की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद ये नाला बन गया। और नाला ऐसा नहीं बना, ये केमिकल युक्त नाला है जिसमें चलते पानी में आग लगती है। इस पानी का इस्तेमाल कुछ भी नहीं है, आम जन तो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। फसल में भी अगर इसको दे दे तो फसल भी पूर्णतः नष्ट हो जाती है, जल जाती है एक रात के बाद। तो बड़ी बुरी हालत है और ये केमिकल युक्त पानी है। तो इसके आगे जहां जहां ये पानी जाएगा वहां की फसलों को आप देख लीजिएगा, पूरा केमिकल है। चलते पानी में आग लगना, आप समझ सकते हो ये पानी हो सकता है, ये सिर्फ तेजाब हो सकता है। तो कुल मिला के क्या है कि इस पानी के अंदर न जो कंपनियां हैं उनके अंदर से निकला हुआ केमिकल मिला हुआ है, और बताया जा रहा है कि इस पानी में हर कभी आग लग जाती है, जिससे कि भारी नुकसान होता है। और ये जो मेरे पीछे आप देखेंगे, ये नाला जो है ना मंडीदीप नगर पालिका से बह के आ रहा है, और इसी के अंदर से पूरे उद्योगों का पानी बह के निकल के आता है और ये आकर सीधे के सीधे नदी बेतवा में मिल जाता है। और बेतवा का पानी यहाँ पे इस कदर गंदा है कि यहाँ इंसान तो क्या, पशु भी इस पानी को पीने से कतराने लगे हैं। और ये जो पानी है वो पूरा सीवर और केमिकल युक्त पानी है, जो बेतवा को पूरी तरह से प्रदूषित करके खत्म करने की कगार पर पहुंच गया है। और इस समय जो है ना तो इस ओर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ज्यादा काम कर रहा है, ना ही नगर पालिका मंडीदीप काम कर रही है। इस खबर को मीडिया के माध्यम से जब उठाया गया, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक 3 लोगों की पैनल गठित की गई है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के.एन. कटारे और नगर पालिका मंडीदीप के सीएमओ प्रशांत जैन जो है इस पैनल के अंदर हैं। और 25 दिसंबर के बाद में 10 दिनों के अंदर इनको ये रिपोर्ट देनी थी कि बेतवा को गंदा करने में किन किन उद्योगों का और मंडीदीप नगर पालिका के किन किन नालों का सहयोग है। लेकिन आज 4 दिसंबर है, आज तक इस पैनल ने इस ओर कोई काम नहीं किया है, जिससे कि बेतवा को प्रदूषण से बचाने की ओर अमित, इस पानी को देख के ही समझ में आता है ये पानी कम, ये पूरा गटर ही लग रहा है, अलग समझ में आ रही है बात। ये पैनल बनाया गया जैसा कि आपने बताया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, तो जाहिर लगता है कि इसमें मिलीभगत हो सकती है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पा रहे मंडीदीप जैसे क्षेत्र में, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में रासायनिक पानी फैक्ट्रियों से निकलता है। और बात तो ये भी है कि प्रशासन ने एसटीपी नहीं लगाया, फैक्ट्रियों ने क्या किया, उनको तो मैंडेटरी लगाना चाहिए। तो या तो वहां पर रिश्वतखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जानबूझ के इस पर हिला हवाली हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है ये। कहीं ना कहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योगपतियों के बीच में एक लंबी साठगांठ है, जिसके चलते ये जो एसटीपी लगाई गई है, पानी का शोधन करना है, पानी को साफ करके छोड़ा जाना है, ये सारा काम नहीं हो रहा है। अगर कंपनियां जो है एसटीपी नहीं चलाती हैं तो लाखों रुपए का बिजली का बिल महीने का कंपनियां बचाती हैं। और यही जो सांठगांठ है इस बेतवा नदी के ऊपर भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं प्रदूषण बोर्ड की जो है लापरवाही तो एकदम उजागर होती दिख रही है यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस रिपोर्ट के लिए। तो देख रहे हैं आप, बेतवा नदी का ये हाल कर दिया है। जब ये निकलती है नदी, यहाँ मंडीदीप तक आते आते गटर बन जाती है, और इस गटर का पानी पी के जानवर भी बीमार होते हैं। अगर ये फसलों में जाता तो फसलें भी खराब होती हैं, नदी तो बर्बाद हो ही रही है। और सच्चाई ये है कि जिस नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए, या प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को इस पर जिस तरह से काम करना चाहिए, उनके मानकों पर काम करना चाहिए, वो तो मंडीदीप की फैक्ट्रियां नहीं कर रही हैं। डोमेस्टिक सीवेज का भी पानी सीधा नदी में मिल रहा है, जिसके चलते ये नदी कम, अब गटर ज्यादा लग रही है।
जिम्मेदारों की अनदेखी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। जो पैनल बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, वो पैनल भी गंभीरता से काम नहीं कर रहा है और जाहिर तौर पर इस मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बात निकलकर सामने आ रही है और भ्रष्टाचार से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां धान खरीदी शुरू होते ही अनियमितताएं भी दिखना तो जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है और सबसे बड़ी समस्या तब बन जाती है जब धान अर्जित किया जाता है। कांकेर जिले के पखांजूर में धान खरीदी शुरू होते ही अनियमितताओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब आरोप कई सामने निकल के आ रहे हैं। बता दें कि गोंडाहुर खरीदी केंद्र में किसानों ने प्रति बोरा 1 से 2 किलो धान अतिरिक्त लेने का आरोप लगाया है। अब विरोध करने पर खरीदी ही रोक दी जा रही है। किसानों ने खरीदी केंद्र के प्रभारी पर मनमानी का आरोप लगाया और प्रभारी को हटाने की मांग की। अब स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले को शांत कराया। अब आपको बता दें कि गोंडाहुर केंद्र पिछले वर्ष भी विवादों में रहा। इस साल समिति को हटाकर दूसरे को खरीदी प्रभारी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अनियमितताओं में कोई सुधार देखने को नहीं मिला और भी नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। यहाँ क्या करना है? तब धान देना है आपका। धान में क्या हुआ पट्टा को लेके? ধান দিতে আইছি তো 71 বোরা ধান আমি দিছি। हाँ, তো কোচিতে লেখা পাইতেছি 69 বোরা। आप 71 बोरा धान दिया हो, लेकिन पर्ची में 69 बोरा लिखा है। हाँ, क्या लग रहा है, क्या हुआ आपके साथ? आपका 1-2 बोरा माल को काट दिया, 2 बोरा को। 2 বোরা কাট দিয়ে। क्यों काटे पूछे नहीं? क्या बोलते हो? আমার কাছে কেউ পুছে নাই। मतलब आपका 2 बोरा काट दिया गया है। শুনছি যে 1 কিলো করে কাটে নেবে। क्या हुआ आपके साथ? आप यहाँ पे धान देने आए, क्या हुआ? धान जब नापा है उस टाइम 40 किलो 800 करके नापा है और जब टोकन काटने के गया उस टाइम हमको 39 किलो करके बोरा का हिसाब से टोकन काट दिया। 1 किलो ज्यादा लिया गया आपसे? 1 किलो से ज़्यादा ले। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं 40 किलो 12 बोरा हिसाब से हमारा मिले। इस संबंध में मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिक धान खरीदी किया जा रहा है, अधिक धान लिया जा रहा है प्रति बोरे। तो इसके संबंध में जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर मुकेश साहू को निर्देशित किया गया है। वे जांच करके लाएंगे और प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, पिछले बार के बारे में मेरी पदस्थापना नहीं थी तो मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन इस बार जो है अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो अवश्य कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। तो चलिए, कांकेर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मिंटू इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिंटू, जब धान खरीदी होती है तो 2 बार चावल लिया जाता है। एक तो क्वालिटी चेक के लिए धान लिया जाता है और दूसरी बार कभी कभी ये कारण बताया जाता है कि मॉइस्चर ज्यादा है इसलिए थोड़ा मार्जिन रखा जाता है, लेकिन उसका भी एक तय मानक है। इस मामले में क्या हो रहा है? क्या ये समिति जो खरीदारी करवा रही है, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें जानबूझकर इस तरह से कार्य किया जा रहा है? और ये जो मामला है इसको लेकर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जी देखिए, बताना चाहूंगा, कांकेर जिले का जो कोयलीबेड़ा ब्लॉक है, ये सबसे ज्यादा धान खरीदी में जो किसान है यहाँ पे सबसे ज्यादा धान उन्नत किया जाता है। और यहाँ जो कोयलीबेड़ा ब्लॉक है, यहाँ से सबसे ज्यादा जिले में धान खरीदी होती है। जो अन्नदाता है वो जब धान खरीदी केंद्र में धान देने जाते हैं तो वहां पे पर बोरी से 1 से 2 किलो की लूट किया जाता है। आपने जैसे कहा कि यहाँ पे जो जानबूझ के किया जाता है, आपको बताना चाहूंगा, जिले का परलकोट जो है खेती किसानी क्षेत्र है। जब किसान यहाँ पे धान देने जाते हैं तो वहां पे 1 से 2 किलो धान दिया जाता है। अगर हम बात करें खरीदी केंद्र की, तो जो परलकोट क्षेत्र का गोंडाहुर खरीदी केंद्र है, वहां पे पिछले दिन जो है प्रभारी द्वारा किसानों से 1 से 2 किलो धान दिया जा रहा था, जिसके बाद किसान ने इसका विरोध किया था तो खरीदी बंद की गई। किसानों का कहना था कि उन्होंने 71 बोरा धान दिया था, लेकिन 69 बोरी का एंट्री हुआ था। कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार पूरा उजागर हो रहा है और पूरे क्षेत्र में जो जितने भी धान खरीदी केंद्र है वहां पे जो है इस प्रकार से किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के नेता जो राजीव हल्दर जी है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं। जी बताइए। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ परलकोट क्षेत्र में लगभग 39 जो धान खरीदी केंद्र है
और खुला लूट मचा हुआ इस पूरे खरीदी केंद्रों में। सभी जगह किसानों से खुलेआम उनकी साल भर की जो गाड़ी कमाई, उनकी जो साल भर की फसल, उसके किसानों का धान वो जब बेचने के लिए अपनी फसल को ले जा रहे हैं, उस फसल को जब वहां किसान लेकर पहुंचते तो जबरन उनसे प्रति बोरा लगभग 1.5 से 2 किलो, कहीं 1 किलो, इस तरीके से प्रति क्विंटल एवरेज में 5 किलो तक यहाँ धान किसानों से 4 किलो धान ले लिया जा रहा है। खुलेआम यहाँ पर पखंड के धान खरीदी केंद्रों में लूट मचा जा रहा है। हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पहले अभी तक आपको बता देना चाहूंगा कि अभी तक किसी तरह का कोई सूची खरीदी प्रभारियों का जारी नहीं किया गया है। खरीदी प्रभारियों की नियुक्ति बंद कमरे में की जाती है, रात के अंधेरे में की जाती है। यह आलम है व्यवस्थाओं का। पिछले 2 सत्र में यहाँ पर 50 करोड़ रुपए का, उससे भी कहीं अधिक, 50 करोड़ अधिक सुक्ति के नाम पर घोटाला चल रहा है। मिंटू, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। ये जो धान लिया जा रहा है, इसके पीछे कोई कारण बता रहे समिति वाले? क्या कारण है, क्यों लिया जा रहा है अतिरिक्त धान? ये जो धान है क्या है, परमकोट क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पे है। यहाँ पे किसानों से जो 1-2 किलो लूट किया जाए वो फारी प्रभारी द्वारा दिया जाए। शासन का कोई नियम नहीं किसको 1-2 किलो लिया जाए। हाँ, हालांकि जो बोरे है उसके हिसाब से 500 से 700 ग्राम लिया जाता है, लेकिन जो 1-2 किलो लिया जा रहा है ये फारी केंद्र प्रभारी द्वारा नियुक्त किया गया है, वो ले रहे। चले यहाँ पे किसान भी मौजूद है, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? वीर सिंह कोटाई। वीर सिंह कोटाई जी, आप धान देने जाते हैं, आपका जो खरीदी केंद्र वहां पर कितना लिया जाता है सुक्ति के नाम से? वो तो 300-400 लेता है, मतलब 41 का ना 41 200-300 नाप लेता है और 39 का टोकन में बनता है। तो आपसे ज्यादा लिया जाता है कि नहीं जाता? वो तो 1 किलो 200-300 ज्यादा ही लिया जाता है। तो ये होना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं? ऐसे पे क्या कार्रवाई होता है? अब इनको हटा देना चाहिए ना प्रभारी नियुक्त को? जी सर, इसको तो हटा देना चाहिए। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, किसान का भी साफ तौर पे कहना है कि जो प्रभारी नियुक्त किया जाए, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको हटा दिया जाए। हमारे साथ जो राजीव हलदर जी है कांग्रेस के, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, वो उस अनुरूप आपको जवाब दे सकते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट है, क्योंकि जो तय मानक है उनका पालन नहीं हो रहा। ठीक है, वो कुछ मार्जिन रहता है, उसके हिसाब से 100-500 ग्राम लेना अलग बात होती है, लेकिन यहाँ तो 2 किलो 3 किलो और कुछ लोग तो बता रहे 4 किलो तक अतिरिक्त लिया जा रहा है धान। तो ये तो सीधे तौर पर किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, खुलेआम हो रही है, लेकिन इसको लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर, अब प्रशासन कह तो रही है कि अब जानकारी पहुंची है तो इस पर कार्रवाई होगी। ज़ाहिर तौर पर यह मामला प्रशासन के कानों तक पहुंचा जरूर है, लेकिन यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि सुचारू रूप से यहां पर धान खरीदी जा रही है, लेकिन इसमें गड़बड़ियां भी निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के सौसर की, जहां स्मार्ट मीटर ही सौसर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी की आशंका से लोग चिंतित हैं, डरे हुए हैं। अब इसको लेकर लोग इसका विरोध करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि सौसर में एमपीईबी के कर्मचारी, इनकी टीम पहुंची थी, लेकिन वहां पर इनकी ही टीमों पर आरोप लग गया कि ये टीमें घर घर जा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और जबरन मीटर बदल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार का आदेश है तो पहले जनप्रतिनिधियों, नेताओं, सरकारी दफ्तरों और बड़े व्यापारियों के मीटर बदलिए। गरीब और आम जनता को निशाना बनाना गलत है। अब चेतावनी दी गई है कि अगर हालत नहीं सुधरे तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ ही लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उधर एमपीई के डीई अखिलेश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की योजना है और इसके कई फायदे भी वो गिनाते नजर आए। स्मार्ट मीटर सौसर में लगाए गए हैं, जनता से बिना पूछे किसी के भी घर में जा रहे हैं ये लोग, और बिना पूछे ही अगर घर के सामने मीटर लगे हुए हैं तो बदल दे रहे हैं। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको कह रहे हैं कि लगाना ही पड़ेगा और ये कंपलसरी है, जबकि उनके पास किसी प्रकार के आदेश की कॉपी नहीं है और वो मनमानी ढंग से लगा रहे हैं, बिना पूछे लगा रहे हैं। और अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो लोग कह रहे हैं कि आज हम फ्री में लगा रहे हैं और अगर यही 1 महीने बाद आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब हर प्रकार से दबाव बनाकर, गुंडागर्दी कर मीटर बदल रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों के मीटर निकाले गए हैं तत्काल
उनके मीटर वापस लगाए जाएं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है और भी जगह जहाँ जहाँ मीटर लगा अनाप शनाप बिल आ रहे हैं और हमारे यहाँ की गरीब जनता इतना बिल देने में सक्षम नहीं है। लोगों के यहाँ 90 रुपये 100 रुपये बिल आ रहे हैं और हमने जहाँ जहाँ लगे हैं उनका देखा हुआ है कि 1000, 2000, 5000, कहीं तो लाख रुपए तक बिल आ गए हैं। यानी जब उस मीटर में कोई सुविधा नहीं है और इतना बिल आ रहा है, गरीब जनता बिल कहाँ से देगी? हमको भरोसा नहीं है मीटर पे और हम प्राइवेट कंपनी के मीटर लगाएंगे नहीं। हमने पैसे दे के सरकारी मीटर लगाए थे, हमारे मीटर वापस ला के लगाए जाए। बस सबकी यही मांग है कि हमारे पुराने मीटर वापस लगाए जाए। बिगर अनुमति के मीटर लगा के चले गए और जबरदस्ती प्रेशर बनाते कि आप चेंज करो मीटर, नहीं तो हम 5000 फाइन करेंगे आपको। और घर पे महिला मंडल रहता है और ये प्रेशर बना के मीटर चेंज करके जा रहे हैं और अनाप शनाप रीडिंग आ रही है। आदमी पे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, पुराने मीटर वापस किया जाए। स्मार्ट मीटर में प्रथम फेज में जिला हेडक्वार्टर सभी लिए गए थे, तो वहाँ सभी जगह लग गए हैं। जैसे छिंदवाड़ा में भी सभी जगह स्मार्ट मीटर लग गए हैं। सेकेंड फेज में ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो भी सौंसर में है। सौंसर में 4 फीडर है, सौंसर टाउन फीडर में भी हमने लिया है। सौंसर टाउन फीडर एक फीडर करके काम होना है स्मार्ट मीटर का। अभी मीटर तो सभी जगह लगाने हैं, सभी जगह स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जो नॉर्मल लगे हैं। परंतु जो उपभोक्ता जहाँ पे लगाने जा रहे हैं तो उन्हें पहले बताएंगे कि हम आपके यहाँ मीटर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही लगाना है। यदि उपभोक्ता मना करते हैं तो भी एक्चुअली क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के RDSS स्कीम के तहत लग रहे हैं, तो लगाना तो है। उनको हम समझा कर कन्विंस करके लगाएंगे। बेनिफिट भी है, जैसे उपभोक्ताओं का जो रीडिंग है वो प्रॉपर रहेगी। अभी जैसे कई बार गलत रीडिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक रीडिंग उठेगी, इसमें संभावना बहुत कम रहेगी कि गलत बिल आए। और साथ में उपभोक्ता अपना कंजप्शन भी देख सकता है, मोबाइल में वो सुविधा रहती है, तो वो अपना पर डे का कंजप्शन भी देख सकते हैं। निमेश, बड़ा दिलचस्प है। अधिकारी जो बात कह रहे हैं उसी पर मैं सीधा आना चाहूंगा। स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में आशंका बनी हुई है, लेकिन ये जो बढ़े हुए बिल है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऑटोमेटेड रीडिंग हो जाती है तो इसलिए बढ़े हुए बिल आ जाते हैं। तो क्या इसका भी ठीक रहा, इसका भी जिम्मा आप आम लोगों पर फोड़ देंगे जो अपना काम दाम छोड़ के बिजली दफ्तर में बढ़े हुए बिल के लिए चक्कर काटते रहे? ये जो समस्या आ रही है इसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, MPEB की, जो ये मीटर लगा रहे हैं। अगर वहां पर कुछ समस्या है तो क्लियर करना चाहिए। इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो सौसर में पुराने मीटर निकाल कर नए मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोज देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी एवं पांडुरना SDM को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराकर उचित कदम उठाने की मांग की गई। इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ताओं की जो रीडिंग है वह प्रॉपर तरीके से रहेगी और जो भी गलत तरीके से रीडिंग रहती थी किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश न के बराबर रहेगी। निमेश, वो तो जब डिजिटल मीटर लगा था तब भी कहा गया था महोदय जी। उन्होंने जब आगे कहा कि उपभोक्ताओं को पहले तो अवगत कराया जाएगा कि स्मार्ट मीटर लगाने के पहले, और नहीं अगर किसी प्रकार के उपभोक्ता आनाकानी करते हैं तो उन्हें कन्विंस किया जाएगा, जिसको लेकर शासन द्वारा भी आदेश पारित किए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निमेश जानकारी के लिए। तो देखिए, लोगों के अंदर आशंका बनी हुई है। अब अधिकारी साहब कह तो रहे हैं लोगों को कन्विंस करेंगे मीटर लगाने के लिए, लेकिन ये भी जिम्मेदारी MPEB की भी होगी कि अगर बढ़े हुए बिल आते हैं और लोग अपनी शिकायत लेके पहुंचते हैं तो उसका भी जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता लोगों की यही है कि उन पर कहीं नहीं ये जो नया स्मार्ट मीटर है वो आर्थिक बोझ ना बन जाए। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।